अच्छा, आपको आपके बोर्ड पे जो है सामने दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आप लोगों को पहले इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। जब आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे तब मैं आगे बढ़ूंगी। आपको दिख रहे हैं ये? सबसे पहले ये बताओ। ज्योत्सना, वैशाली, अंशुल, उमा एंड सुमन, अभी इतने ही लोग आए हैं। तो क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दो पहले, फिर मैं आज पढ़ाऊंगी और फिर ही मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कि मैं आज कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। मैं हट जाती हूँ, आप लोग देख लो। तो ये जो हमारी क्लास है, ये लाइव क्लास के साथ साथ ये यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड हो रही है, और यूट्यूब पे भी जो देखने वाले हैं वो देखें और इन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दें कि इन दोनों क्वेश्चंस के क्या जवाब जो हो सकते हैं। पहले आपको ना मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी। तो क्वेश्चंस के जवाब दो। प्रिया भी आ गई है। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज फ्रेंच पीरियड इज, एंड दूसरा है बोकाचियोस फिलोस्ट्रेटो मीन्स। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, मैं ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हूँ। आपके दिमाग में आएगा यार ये तो बंदी जो है आते ही जो है शुरू हो गई, इसने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ मैं आपको बताऊँ। पहले सबसे पहले खुशी की बात ये है कि विज्ञापन आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी बात उस विज्ञापन में ये है सिलेबस सेम है। ठीक, दूसरी चीज़ उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें अभी रुक जाओ, चलो भाई अभी तुम्हारे आंसर्स भी चेक कराती हूँ कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस सेम है, और उसमें आपको बहुत सारे जो ऐसे कोई चेंज ना टेट अलाउ हुआ है, ना जो है बीएड जो है पीजीटी के लिए लागू हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो था वही है, बस इंटरव्यू ख़त्म हो गया, भारांक ख़त्म हो गए, और पेपर जो है वो सोचने वाले सोचेंगे कि जैसा पहले आ रहा था हलवा टाइप्स वैसा आएगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जब लाखों लोग बैठेंगे तो कुछ तो वो पेपर को डिफ़िकल्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को जो चीज़ करनी है, हमें नहीं पता व्हाट द एग्जामिनर इज़ गोइंग टू आस्क, तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को, मैं चौसर पढ़ाने जा रही हूँ। चौसर पढ़ाने से पहले मुझे लगा कि मैं आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछूं कि भाई इन क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है। गुड इवनिंग अंशुल। और ये जो है आंसर मेरे को किसने बताए हैं? प्रिया ने बताया है सी। प्रिया ने पता नहीं किसका सी दिया है जवाब, किसका जवाब दिया है? सी है। चलो मैं ही बता देती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चौसर फ्रॉम हिज फ्रेंच पीरियड इज बुक ऑफ द डचेस। ठीक है, पहले का बी है। सेकंड का आंसर है बोकाचियोस फिलोस्ट्रेटो का क्या मतलब होता है? द लव स्ट्राइकन वन। ये है इनके आंसर। अब तुम सोचोगे हमको तो ये पता नहीं था, ये हमसे क्यों पूछ रही हैं। तो भैया मैं पूछ तो रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी भी तो ना आगे। तो मैंने ये बताया कि किस तरीके के, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे। अब मैं आपको चौसर को कैसे पढ़ना है, चौसर को कैसे करना है, अभी हमारे साथ दो लोग जो है इसमें जुड़े हैं, और मैं उनको जो मेरे अभी चल रहे हैं उनको दो लोगों को और भी बताऊंगी कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो पहले आप लोग कॉपी पेन निकाल लो फटाफट। कॉपी, आर यू रेडी विद योर कॉपी एंड पेन? क्योंकि सारा पॉइंट्स लिखने होंगे, नोट्स होने के बावजूद भी लिखना पड़ता है। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। अगर कॉपी पेन निकाल लिया हो तो बता देना कॉपी पेन निकाल लिया है। अरे अब तो सारे के सारे आ जाया करो यार। ओके, रेडी विथ कॉपी एंड पेन एवरीवन? अब मानो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो क्या तुक्का लगाओगे अगर चीज़ें पता ही नहीं तो? अब मैं आप लोगों को चीज़ें चल रही है जो, उससे आगे से मैं आज आप लोगों को चौसर बताऊंगी। कल मैंने चौसर के एज के बारे में बताया था। चौसर मतलब 1350 से 1400 तक का पीरियड में हिस्ट्री में लेके चल रही हूँ। मैंने ये बताया था
कि जो चौसर जो है वो 3 राजाओं के जीवन काल उसने देखा, मतलब कि तीसरे राजा का तो इतना नहीं देखा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। उस समय के जो फेमस पोएट्स थे, जॉन गवर, विलियम लैंगलैंड, उनके बारे में बताया। अब 14th सेंचुरी के सबसे महान पोएट यानी कि जेफरे चौसर के बारे में आज हम जानेंगे। दो जेफरे चौसर हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ टीजीटी, मगर हमें फिर भी इसे पढ़ना आवश्यक है क्योंकि हमारे 4 राइटर्स 4 एजेस आगे और पीछे कवर करते हैं। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है पूछने वाला, तो यू कांट से नो टू हिम कि नहीं मैं ये क्वेश्चन हल नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि ये राइटर प्रिस्क्राइब नहीं है। 4 राइटर्स 4 एजेस, ठीक है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेफरे चौसर को, और ध्यान से सुनिएगा जेफरे चौसर के बारे में, और फिर जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके बारे में करिएगा, ठीक है। सब दिख रहा है ना? आज मेरे पास मुझे देखने के लिए वो जो नहीं है कि मैं जो मोबाइल पे देख लेती, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगी और फिर पॉइंट्स को आप लोगों को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पॉइंट्स मेरे साथ साथ ही लिखिएगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ से पहले पॉइंट समझाने शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखो ध्यान से सुनना, वेरी ध्यान से। पहली चीज़, चौसर जो है, चौसर का जन्म जो है 1340, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1343 था, 1453 पता नहीं किस झोंक में लिख दिया मैंने। देखो चौसर वॉज बॉर्न अराउंड 1343 इन विंट्री। इस बात का मतलब है चौसर के ना जन्म का ये नहीं पता, 1340 से 45 के बीच में ये माना जाता है कि चौसर का जन्म जो है 1340 से 45 के बीच में हुआ। ऑन एन अप्रॉक्स ये माना जाता है शायद 1343 में हुआ। विंट्री नाम की जगह पे हुआ। ये विंट्री जो है विंटनर्स स्ट्रीट पर थी। उसके फादर जो है वो एक वाइन मर्चेंट थे, विंटनर थे, यानी कि जो वाइन का बिज़नेस करते हैं। अब वाइन का बिज़नेस कहते हैं, ये कहते हैं कि एडवर्ड थर्ड जो चौसर के समय पे राजा था, जब चौसर छोटा सा था, उसके समय जो राजा था एडवर्ड थर्ड इंग्लैंड का, उनके सेलार में जो वाइन जाती थी वो चौसर के फादर ही जो है सप्लाई किया करते थे। तो इससे हमको क्या मतलब है, आप ये सोच रहे होंगे। हमें ये मतलब है कि उस समय पे एडवर्ड, ये जो एज में पढ़ा रही हूँ आपको 14th सेंचुरी, उस समय जो मध्यम वर्ग के, चौसर एक अच्छी खासी रिच फैमिली को बिलोंग करता था, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। ऑब्वियसली राजा के बराबर तो नहीं था।
तो एक बहुत वेल्दी फैमिली को बिलोंग करता था। ये उस समय का कस्टम हुआ करता था कि जो अच्छी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो लड़के हुआ करते थे वो राजा के बेटों, उनकी पत्नियों के पेज हुआ करते थे। पेज मतलब होता है एक तरीके से मैसेंजर जिसे आप कह सकते हैं, उनके पेज का काम जो है वो किया करते थे। तो चौसर के फादर का चूंकि दरबार में आना जाना था, तो उन्होंने भी चौसर को दरबार के कार्य के लिए जो है वो दे दिया था। इससे एक फ़ायदा ये होता था कि जो एजुकेशन राजकुमारों को मिला करती थी, जो एजुकेशन जो है वो लैटिन एंड फ्रेंच की एजुकेशन जो हाई एरिस्टोक्रेटिक क्लास को मिला करती थी, ये जो पेजेस हुआ करते थे ये उन्हें भी मिलती थी। तो इस पर्पस की वजह से चौसर को भी उसके फादर ने पेज के रूप में नियुक्त करवा दिया था। अब पेज बना किसका? चौसर ने पेज की भूमिका निभाई एलिजाबेथ के। अब ये एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, ये एलिजाबेथ है एडवर्ड थर्ड, जो कि उस समय राजा था। उसका बेटा था, उसका तीसरा बेटा था लियोनेल। लियोनेल के उसमें जो है लियोनेल की वाइफ का वो पेज बना, और वो जो है उसके पेज बनने की वजह से उसने जो है वो एक लैटिन और फ्रेंच जो है वो वहाँ पर सीखी। 19 साल का था जब चौसर, हम ये मान के 1359 में, अगर 40 से मानो तो 19 साल का हुआ, और 43 से मानो तो 16 साल का हुआ, जो भी है। 1359 में वो लियोनेल के साथ जो है फ्रांस गया, एक सीक्रेट मिशन पे फ्रांस में गया मिलिट्री कैंपेनिंग करने। वहाँ पर फ्रांस की ने उसको प्रिजनर बना लिया। अब आप सोचिए चौसर का क्या दबदबा था कि एडवर्ड थर्ड ने खुद चौसर को छुड़ाने के लिए रैंसम पे करी थी उसको, जो यानी कि पैसे दिए थे, उसने रैंसम पे करी थी। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चौसर एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था। चौसर एक कोर्ट पोएट था, चौसर एक जनरल पोएट नहीं था, चौसर एक कोर्ट पोएट था। अब कोर्ट पोएट का क्या मतलब होता है? कोर्ट पोएट वो पोएट होता है जो राजा के अनुसार जो है कविताएं लिखता है। दैट्स वाई जॉन गॉवर चौसर से कहीं ज़्यादा जो है वो महान था। डेविड डेचिस के शब्दों में जॉन गॉवर इज बेटर देन चौसर। लेकिन कोर्ट पोएट जो है वो चौसर को, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री आर्नल्ड ने चौसर को इसलिए कहा है क्योंकि चौसर को जो है जिसे कहना चाहिए सीधा राजा का हाथ जो है वो चौसर पे था। तो अगर ये 3 पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आ गए हो तो मुझे बता दो कि समझ में आए या नहीं आए। यस लिख दो, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर ये लिख भी लिए हो पॉइंट्स तो बता देना भाई। देखो सिर्फ नोट्स से नहीं, मैं उसको चीज़ों को पॉइंट्स को समझाती भी हूँ कि कैसे जो है वो क्या। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? कॉपी पेन लेके लिख बैठे थे, लिख लिया सबने? उमा ने भी कह दिया हाँ हाँ हाँ, हमको सबको समझ में आ रहा है। चलो ये लिख लिया। तीसरा पॉइंट समझा दूं? अच्छा समझाती हूँ चांदनी। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में मैंने ये बताया कि 1359 में चौसर जो है लियोनल जो कि एडवर्ड थर्ड का तीसरा बेटा था, उसके साथ एक मिशन पर फ्रांस गया। और फ्रांस जाने के बाद उसको जो है वहाँ पर एक प्रिजनर की तरह, मतलब उसको कैदी बना लिया गया। क्योंकि भाई अगर इंग्लैंड से कोई व्यक्ति जो है वो मिलिट्री की कुछ ट्रेनिंग के लिए या वहाँ पर लोगों के जो है अपने देश का प्रचार प्रसार करने आए या ऐसी गतिविधियाँ करने आए जिससे उसके देश को फ़ायदा हो, तो ऑब्वियसली कोई और कंट्री बर्दाश्त थोड़ी करेगी। इसीलिए फ्रांस ने उसको कैदी बना लिया। अब उसे छुड़वाने के लिए एडवर्ड थर्ड ने रैंसम दिया था। रैंसम क्या कहते हैं? वो पैसा जो है वो फिरौती की रकम जो है वो देकर चौसर को जो है वो छुड़वाया था। अब समझ में आ गया? ठीक है भाई चांदनी, तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना। आपके उस पे स्क्रीन पर हैंड रेज का साइन आता है, उससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मगर थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, फिर मुझे माइक हटाना पड़ेगा, फिर आपसे बात करूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ, देखो।
3 periods of Chaucer's life. चलो भाई, ये पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या है ये चीज़। पहले मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आप लोग लिख लो, ध्यान से लिखना, सभी लोग लिख लो पहले। चलो पहले सब फिर समझा भी देती हूँ। चलो अब ये देखिए, चौसर की लाइफ को हम 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं। पहला पीरियड है फ्रेंच पीरियड। ये जो फ्रेंच पीरियड है, ये जो फ्रेंच पीरियड है एक्चुअली, अब आप ये सोचोगे ये फ्रेंच पीरियड आया कहाँ से, तो अब ये देखिए कि चौसर जो है वो डिप्लोमेटिक मिशंस पर जो है वो फ्रांस और कंट्रीज़ में भेजा गया, तो वहाँ से उसने फ्रेंच कल्चर को अडॉप्ट करा और उसने जो है उसकी ज़िंदगी का पहला जो पीरियड है उसे जो है फ्रेंच पीरियड से प्रभावित माना जाता है। और उसने इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली किताब लिखी है वो ये है बुक ऑफ डचेस। अब बुक ऑफ डचेस जो है वो किस में लिखी है, पहली मेजर पोएम है, ये एक एलिजी है। अब इसके बारे में सुनिए, अभी मैंने पहला क्वेश्चन यही जो है बताया था आपको, तो ये एक एलिजी है। अब ये क्यों लिखी गई है, जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि एडवर्ड थर्ड का ही बेटा था, उसकी पत्नी का नाम था ब्लांशे जो कि डचेस ऑफ लैंकेस्टर थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो जॉन ऑफ गॉन्ट ने चौसर से ये कहा कि एक ऐसी पोएम लिखो कि जो उसके जाने के, भाई वो तो चली गई है लेकिन बहुत लंबे समय तक जो जनता है वो उसे याद रखे, तो एक ऐसी पोएम जो है वो कंपोज करो। तो चौसर चूँकि एक कोर्ट पोएट था, दूसरा वो जो है किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकता था, तो उसने लिखी बुक ऑफ डचेस। अब बुक ऑफ डचेस जो है वो प्रभावित है, किससे प्रभावित है, ये जो फ्रेंच राइटर है गिलियम डी लॉरिस है इसका पूरा नाम, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, LORRIS, इसने लिखी रोमन डी ला रोजेस से प्रभावित है चौसर की बुक ऑफ डचेस। इस रोमन डी ला रोजेस की क्या थीम है, इसकी थीम है मैरिज और औरतों की कमजोरी, फ्रेलिटी ऑफ वुमेन
एंड मैरिज, ये इसकी थीम है। यही थीम ली इसने बुक ऑफ डचेस में। ये एक एलिगरी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एलिगरी इज? एलिगरी समझते हैं क्या होती है? चलिए मैं ये बता देती हूँ। एलिगरी का मतलब होता है कि जब कोई बात कही जाती है लेकिन उसका अंतर्निहित मीनिंग कुछ और होता है। जैसे अगर आपने एनिमल फार्म नाम की जो जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है वो पढ़ा हो, एनिमल फार्म, तो उसमें ना रशियन जो रिवोल्ट है उसके बारे में बताया गया, पिग्स के माध्यम से ये बताया। कहानी पिग्स की है लेकिन उसमें रशियन रिवोल्ट को बताया गया है। तो इसी तरीके से जब हम किसी कहानी, जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं और उसके अंदर कोई मैसेज कुछ और छिपा रहता है तो उसे एलिगरी कहते हैं। ये एक एलिजी भी है। एलिजी मतलब होता है किसी की मृत्यु के उपरांत उस पर विलाप करने वाली। तो ये मृत्यु पे विलाप करने वाली पोएम है, क्योंकि ये ब्लांचे, जो कि देखो बुक ऑफ डचेस है, ब्लांचे जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, लैंकेस्टर की डचेस, डचेस होता रानी, उसकी मृत्यु के उपरांत जो है ये पोएम लिखी गई है। अब ये पोएम जो है जो मैंने आपको बताया कि ये है क्या पोएम, तो सबसे पहला पोएम में मैंने आपको ये बताया कि बुक ऑफ डचेस उसने क्यों लिखी, क्योंकि जॉन ऑफ गॉन्ट ने उससे कहा, जो कि एडवर्ड थर्ड का बेटा था, कि भाई मुझे मेरी पत्नी की याद में एक पोएम लिखो, वो जैसे लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। इसीलिए ये उसकी तारीफ़ में भी लिखी गई पोएम है, यूलॉजी भी है। ये एक यूलॉजी है, एलिजी है, किसी की मृत्यु पर लिखी गई है, और ये एलिगरी भी है क्योंकि इसका अंतर्निहित मीनिंग कुछ और है। इस पोएम में आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया और मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिए। इस पोएम में 13,000 लाइन्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई हो मेरी तो बता दो भाई। देखो ये पोएम की थोड़ा सा पोएम के बारे में भी जान लेते हैं। ये पोएम ऐसा है कि जो नैरेटर है वो एक किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, उसे एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में उसे एक नाइट दिखाई देता है। नाइट होता है योद्धा, जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, और वो आकर उसे अपने प्रेम के बारे में, जिस स्त्री से वो प्रेम करता था उसके बारे में, और उसके साथ क्या हुआ, वो मर गई वो स्त्री, उसके बारे में बताता है। तभी नैरेटर उठ जाता है और वो ये सोचता है कि इसके महान प्रेम को मुझे एक कागज़ पे जो है वो उतारना चाहिए। तो ये पोएम जो है वो 13,000 लाइन्स में उसने ये पोएम जो है वो लिखी। और वो नाइट जो है वो जॉन ऑफ गॉन्ट है, और वो जो लेडी जो मर गई है वो ब्लांचे है, जो कि उसकी पत्नी थी। तो यहाँ तक बुक ऑफ। अब देखो फ्रेंच पीरियड में जो सबसे, जब मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि चौसर ने फ्रेंच पीरियड में कौन सी किताब लिखी, तो अब बता दोगे ना चौसर ने फ्रेंच पीरियड में कौन सी लिखी? बुक ऑफ डचेस। जब तक पढ़ो नहीं तब तक पता नहीं। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? लिख लिया सबने? तो बताओ तो मैं आगे नेक्स्ट पीरियड बताऊँ। ये बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जल्दी बताओ भाई, मिटा दो। Shall I erase it? Okay. अब आपका इसमें आता है चौसर का दूसरा पीरियड लेते हैं। चौसर का दूसरा पीरियड है सेकंड पीरियड, दैट इज इटालियन पीरियड।
चलिए, अंशुल तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, अच्छा दे रहे, सॉरी मैंने देखा नहीं था सॉरी। देखो, अब सेकंड पीरियड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, देखो ये जो वर्क है सेकंड पीरियड में, चौसर जो है सेकंड पीरियड में वो इटली से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। पहला पीरियड है उसका फ्रेंच पीरियड, जिसमें उसने बुक ऑफ डचेस लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंच पीरियड ही क्यों है, तो मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा इसका पीछे लेके चलती हूँ, बैकग्राउंड बताती हूँ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जब विलियम द कॉन्करर, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन्स जो कि फ्रांस से आए थे, जब इंग्लैंड की गद्दी पर नॉर्मन्स का राज हुआ था, तो उसके बाद जो इंग्लैंड में भाषा बोली जाने लगी थी वो फ्रेंच थी। फ्रेंच स्पीकिंग क्लास आ गई थी। बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड में फ्रेंच जो है वो कोर्ट की भाषा रही, यानी कि दरबार में यूज़ करी जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। इंग्लिश तो गरीब गुरबे बोला करते थे, निचले तबके के लोग बोला करते थे। इसीलिए जो पढ़े लिखे होते, जो मैंने आपको बताया कि चौसर जो है वो ही वॉज अ पेज, तो उसने फ्रेंच और लैटिन सीखी थी, लेकिन चौसर ने इंग्लिश को उसकी वही जगह दिलवाई जो जगह की वो हकदार थी अपने ही देश में। इसीलिए चौसर के बारे में ये कहा भी गया है, जो आपने लॉविस के का, अमेरिकन पोएट लॉविस का कमेंट है कि चौसर को कि फाउंड हिज टंग, मदर टंग एज अ डायलेक्ट एंड ही मेड इट इन अ लैंग्वेज, कि चौसर ने बहुत इंग्लिश में फ्रेंच लैटिन के शब्दों का समावेश जो है वो कर दिया। तो इसीलिए पहला पीरियड था फ्रेंच पीरियड, व्हेन ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच पीपल, और उसने फ्रेंच जो है रोमन डी ला रोजेस से वो प्रभावित होकर उसने बुक ऑफ डचेस लिखा। लेकिन उसके बाद वो प्रभावित हुआ इटली के राइटर्स से, जो थे, इसे प्रोनाउंस करते हैं बोकैचियो और दांते, जिसकी डिवाइन कॉमेडी है, उसने से बहुत प्रभावित हुआ। और उससे प्रभावित होकर उसने अपने दो महान वर्क, द हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को हाउस ऑफ फेम के बारे में बताती हूँ। 79 से 80 के बीच में ये लिखा गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि आत्मकथात्मक। 3 जो है वो बुक्स में लिखी गई है। पहली किताब बुक में वो ये दिखाता है कि पोएट जो है वो ही फेल अस्लीप, और उसे वीनस का मंदिर जो है वो दिखाई देता है। वीनस द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, वीनस का मंदिर दिखाई देता है। और वीनस के मंदिर के अंदर जो है एनियड और डीडो की कहानी जो है वो लिखी हुई है। दूसरे जो बुक है उसमें दिखाते हैं कि एक ईगल जो है वो नरेटर को लेके उड़ रहा है और ह्यूमन वॉइस में उससे कहता है कि मैं तुम्हें हाउस ऑफ फेम लेके जाऊंगा। तीसरी किताब में वो क्या है, हाउस ऑफ फेम, गॉडेस ऑफ फेम के सामने वो बैठा होता है, और वो एक बहुत ही, जो फेम जो गॉडेस है वो बहुत ही घमंडी गॉडेस है, जिसके सामने वो नरेटर जो है वो खड़ा होता है। लेकिन ये तीनों ही उसमें 3 बुक्स में लिखी, लेकिन इसका एंड नहीं है। ये एक इनकम्प्लीट पोएम है और ऑटोबायोग्राफिकल इसलिए है क्योंकि इसमें चौसर ने अपनी विश फेम प्राप्त करने की जो है वो बताई है। ये इस पोएम में जो हमें प्रभाव देखने को मिलता है वो बोकैचियो का, दांते का और वर्जिल के एनियड का, इन सब का प्रभाव हमें इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इटालियन पीरियड में वो इन महान जो रचनाकार थे इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। तो इटालियन पीरियड की, फ्रेंच पीरियड की है द बुक ऑफ डचेस, इटालियन पीरियड की है द हाउस ऑफ फेम, और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स अभी बताऊंगी है क्या। चलो इसके बारे में बता देती हूँ, लिख बाद में दूंगी।
पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है वो इसने लिखी थी रिचर्ड सेकंड के कहने पे। अब आप सोचोगे रिचर्ड सेकंड कौन है ये? एडवर्ड थर्ड का बेटा था ब्लैक प्रिंस, उसका बेटा था रिचर्ड सेकंड। जब इंग्लैंड पे एडवर्ड थर्ड का राज था तो फिर भी जो है लोग प्रसन्न थे, खुश थे। उस समय ब्लैक डेथ आई 1348 से 1350। लोगों को जो प्लेग की वजह से मर गए, लोग बहुत गरीब हो गए। और रिचर्ड सेकंड जब गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा लगा के लोगों को इतना दुखी करा कि उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए और पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ 1381 में। लेकिन चौसर तो कोर्ट पोएट था, तो रिचर्ड सेकंड ने उससे कहा कि उसकी शादी हो रही थी एन ऑफ बोहेमिया से, तो उसने कहा कि मेरी शादी के उपलक्ष्य में एक पोयम लिखो। तो चौसर ने ये पोयम लिखी द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये भी एक एलिगरी है। इसमें बर्ड्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करते हुए ये डिसाइड 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन के दिन पर वो लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपना जो साथी है वो किस प्रकार चुने। तो ये डिबेट ख़त्म नहीं होती, तो वो आखिरकार ये इस एक बेस लाइन ये निकल के आती है कि जो जितना जेंटल है, जितना फॉर्मल है, उसको उतना ही अच्छा साथी जो है वो मिलेगा। तो रिचर्ड सेकंड की तारीफ़ करने के लिए ये पोएम लिखी गई है। हालांकि रिचर्ड सेकंड एक बहुत ही ख़राब राजा था, लेकिन चाहे राजा कितना भी ख़राब हो, अगर कवि जो है वो कैसा है, दरबारी की कवि है, तो उसे राजा की तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। तो यह जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है ये रिचर्ड सेकंड की शादी के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आई नहीं आई बात? कहानियाँ सुनाती हूँ तुम्हें मैं सारी, इन कहानियों से याद रहता है। हाँ जी, मिटा दूँ इसे तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में लिख दूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में जो है वो लिखूंगी, लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ कुछ क्वेश्चंस ही पूछ लूँ। तो चलिए क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। अब बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ। चलो ये दो क्वेश्चन का जवाब दे दो। हु आस्क्ड चौसर टू राइट बुक ऑफ डचेस एंड विच बुक इज रिटन ड्यूरिंग इटालियन पीरियड?
अभी पढ़ाया है मैंने, तो फिर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में लिखूं और नेक्स्ट वर्क के बारे में पढ़ूं। हाँ जी बताओ, किसने कहा था चौसर से बुक ऑफ डचेस लिखने के लिए? तो जवाब सा नहीं आ रहा। हाँ जॉन ऑफ गॉन्ट, बिल्कुल। हाँ जो नगरिया एडवर्ड III के बेटे ने कहा था। हाँ वो नाम नहीं याद आ रहा, जॉन ऑफ गॉन्ट। यस ठीक है। किसकी मृत्यु पर लिखी गई है ये? किसकी मृत्यु पर लिखी गई है? क्या नाम था उस डचेस का? ब्लांशे, बिल्कुल सही, ब्लांशे की मृत्यु पर लिखी गई है। नीचे विच बुक इज रिटन ड्यूरिंग इटालियन पीरियड? ब्लांशे, हाँ 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 चार्निक, यू आर सो स्मार्ट है। विच बुक इज रिटन ड्यूरिंग इटालियन पीरियड? अभी बताया मैंने, बिल्कुल, हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ठीक है ना? हाँ जी चलो, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स के बारे में लिख भी देती हूँ। इसका मतलब मैं बीच बीच में टेस्ट करती रहती हूँ, भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना भाई? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स के बारे में लिख रही हूँ, नोट कर लेना। चलो भाई, यहाँ तक मैं पहले बता देती हूँ। ये देखिए, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और इसकी कहानी भी मैंने आपको बता दी थी। अब ट्रायलस एंड क्रेसिडे के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ये जो किताब है ट्रायलस, ये भी इटालियन पीरियड के दौरान ही लिखी गई है इसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1378 से उसमें लिखी गई है। ट्रायलस एंड क्रेसिडे भी ट्रोजन वॉर पे लिखी है उसने। ये भी उसने अपने इटालियन पीरियड में ही लिखी है, क्योंकि ये देखिए बोकैचियो से प्रभावित होकर लिखी है। अब सबसे पहले इसके बारे में सुन लीजिए। ये जो ट्रायलस एंड क्रेसिडे जो वर्क है, पोएम है, इसकी लॉन्गेस्ट पोएम कही जाती है। ये ट्रोजन वॉर जो है वो इसके बेसिस पे 13 इसमें जो है ये ट्रोजन वॉर जो है, ये इसके बारे में आपने पता होगा कि भाई ट्रॉय का एक युद्ध हुआ था, जिसमें, इसको शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको कि ट्रोजन वॉर कहते किसे हैं। एक्चुअली जो एक रानी थी जिसका नाम था हेलेन, हाँ शेक्सपियर की भी है क्या? हाँ हाँ, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है ट्रायलस, वही बता रही हूँ। ऐसी कोई बुक नहीं, ऐसा प्ले है शेक्सपियर का, वही चीज़ बता रही हूँ, आ रही हूँ उस पर जो है, एक से दूसरा कनेक्टेड रहता है ना। देखो, ये ट्रोजन वॉर जो हुआ था, जो हेलेन थी, हेलेन के जो ग्रीस की थी,
उससे उसके यहाँ पर ट्रॉय का राजकुमार पैरिस जो है वो आया, वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो भी उससे प्रभावित हुई कि दोनों चले गए, एक भाग गए एक दूसरे के साथ और वो जो है ट्रॉय में चले गए। ट्रॉय का किला बहुत अभेद्य किला था। जो हेलन का हस्बैंड था उसने एक आर्मी बनाई और जो हेलन के हस्बैंड की तरफ जो लोग थे वो थे ग्रीक वॉरियर्स और जो ट्रॉय की तरफ से लड़ने वाले थे वो थे ट्रोजन वॉरियर्स। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, अंततः जो है वो कई सालों तक लड़ाई चली और अंततः जो ग्रीक वॉरियर्स थे वो अपना एक लकड़ी का घोड़ा छोड़ के भाग गए और वो उसमें सैनिक भरे हुए थे और उन्होंने अंदर जाकर इसको आग जो है वो लगा दी। हाँ, तो ये कहानी जो है वो ट्रोजन वॉर की थी, ट्रोजन वॉरियर्स थे। अब यहाँ पे कहानी ये हेलेन और उसकी पैरिस की कहानी नहीं है, ये कहानी जो है ये किसकी कहानी है? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की कहानी है। ये कहानी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की क्यों है, क्या है? ट्रोइलस जो है वो एक ट्रॉय का राजकुमार है, वन ऑफ द जो है प्रिंसेस ऑफ जो है ट्रॉय है, और वो एक क्रेसिडा नाम की जो विडो है उससे प्रेम करता है। युद्ध चल रहा है, जो क्रेसिडा के फादर है उन्होंने अपनी लॉयल्टी ट्रॉय से चेंज करके ग्रीक्स की तरफ कर ली है और वो ग्रीक्स के खेमे में चले गए हैं। ग्रीक्स के खेमे में जाने के बाद वहाँ पर जो क्रेसिडा है वो भी अपने फादर के पास जाना चाहती है मगर जा नहीं पा रही है। वो ट्रोइलस से प्यार करती है मगर वो जा नहीं पा रही है। तो बंदी जो आदान प्रदान का जो प्रोग्राम है वो होता है और उसमें जो एक बंदी वो छोड़ते हैं और बदले में क्रेसिडा जो है वो पहुंच जाती है ग्रीक्स के खेमे में पहुंच जाती है। एज सून एज शी रीच देयर, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, वो वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी लॉयल्टी जो है वो ट्रोइलस के पास से परिवर्तित कर लेती है और वो अचानक ही जो है वो ट्रोइलस को छोड़ देती है और उसकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति जो है वो आ जाता है, डायमीड। डायमीड जो है वो उसकी लाइफ में आ जाता है। इस बात से ट्रोइलस को बहुत झटका लगता है और वो जो है वो क्या है, वो कहलाता है द लव स्ट्राइकन वन, कि प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो किसे करता है? ट्रोइलस को करता है। तो कहीं से कहीं तक भी चौसर ने अपनी इस पोयम में क्रेसिडा को कहीं से कहीं तक भी उसने कंडेम नहीं करा है। उसका ये मानना है कि वो शी इज़ अ प्रैक्टिकल वुमेन, उसने अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर रखी थी और उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उसने बिहेव करा, ये वो इसमें कहता है। अब ये जो पोयम है इसको कहा गया है नॉवल इन वर्स। नॉवल इन वर्स कहने का मतलब इसका ये था कि इस पोयम के बारे में कहा गया है कि ये पोयम साइकोलॉजिकल, ये पोयम जो है ना सभी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दिखाती है। नील जो एक राइटर है उन्होंने ये कहा कि अगर चौसर ने इसे प्रोज में लिखा होता ना तो ये पहली नॉवल हो जाती, वो नहीं पैमेला नहीं होती, ये हो जाती पहली नॉवल। और इसे कहते हैं अ नॉवल इन वर्स, जो है इसे ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को नॉवल इन वर्स कहा जाता है। बाद में इसी से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा था ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, जो वो भी जो है किस पे आधारित है? दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बोकेचियोस फिलोस्ट्रेटो एंड चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ये एक पोयम है, वो प्ले है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दो भाई। आ गई? Troilus and Cressida and all that. Did you get it? तो आपको मैंने यहाँ तक जो बताया इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं कि किसने इसके बारे में क्या कहा है। अब जैसे देखिए,
आप ये मान के चलिए कि अगर यूपी टीजीटी का पेपर जो है वो इस तरीके का मानिए जिस तरीके के केवीएस के और उसके पेपर आते हैं ना, उस तरीके का पेपर जो है वो इसमें आ सकता है कि जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उनका सिलेबस जैसे उनका डिफाइंड नहीं होता सिलेबस, लेकिन इनमें जो है डिफाइंड सिलेबस के बाद भी एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो इसीलिए मुझे भी जो है, वैसे तो मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाती हूँ, डिटेल में ही पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि और अच्छे से जो है डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आप लोग कहीं पर भी अटको ना। ठीक है, हैं? अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ, अब बस एक ये और पर समझा रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अभी हम आते हैं, नहीं अभी थर्ड पीरियड लिख दूँ जरा, थर्ड पीरियड है इसका, इंग्लिश पीरियड। थर्ड पीरियड है इंग्लिश पीरियड। मैंने अभी तक जो करा था फ्रेंच करा था, इटालियन करा था, अब थर्ड पीरियड पे आ रहे हैं। ये है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। एंड चॉसर्स मास्टरपीस। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, कैंटरबरी टेल्स या अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, 17,000 लाइन्स। देखिए, सिलेबस बताऊंगी, फ़ोन कर लेना फिर बता दूंगा तुम्हें क्या है। देखो अभी 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, थर्ड पीरियड है इंग्लिश पीरियड, जिसमें उसने दो जो लैंग्वेजेस थी, पहले फ्रेंच और इटालियन को करा था। अब उसके बाद चौसर ने इंग्लिश को उसका एक अस्तित्व जो है वो दिया था, और चौसर ने लिखी थी तब द लेजेंड ऑफ वुमेन, एंड चौसर का मास्टरपीस था कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, अब कैंटरबरी टेल्स में से ही मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितने जो हैं वो डिसिपल्स, कितने पिलग्रिम्स थे? सबको बता देना लास्ट 5 मिनट में। 29 थे। अच्छा, सबको बता देना, मतलब 24 थे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज का इतना ही, बाकी का मिलते हैं कल।